So hey guys, welcome back to our channel, that is BSc MBA Pass Khatri. The topic which we are discussing today is of class 10, chapter number 5, that is life process. तो इसके अंदर पर्टिकुलरली वी आर डिस्कसिंग डाइजेशन सिस्टम. तो डाइजेशन इन ह्यूमन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंदर हमने स्टमक तक का पार्ट जो है वो कवर कर लिया था. एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. तो स्टमक तक की कहानी क्या थी कि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है इट स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ. ठीक है कि भाई मुंह से ही डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे टीथ हैं जो कि क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करना जो है वो शुरू करते हैं. ठीक है, और साथ ही में जो मतलब कि लाइक टीथ ने ग्राइंड करना शुरू कर दिया. उसके बाद में सेकंड अप हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो फूड के अंदर एक स्पेशल एंजाइम छोड़ते हैं जिसका नाम है एमिलेज. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सलाइवरी एमिलेज जो है वो रिलीज करते हैं. ये एमिलेज क्या करता है, फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है. ठीक है, फूड के अंदर क्या होता है, फूड के अंदर स्टार्च होता है, उसको ये शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है. इसी कन्वर्जन के साथ ही हमारे मुंह के अंदर ही क्या हो जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है. उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट अप हमारे, मैंने आपको बताया था कि ईसोफेगस है. ठीक है, ईसोफेगस हमारे गले में जो फूड पाइप है दैट इज ईसोफेगस. उसके अंदर कौन सी मूवमेंट होती है, क्या मूवमेंट का नाम बताया था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है, तो वो फूड क्या है, क्योंकि फूड पाइप बहुत पतली है. ठीक है, तो उसको अंदर ढकेलने के लिए, उसको नीचे तक ले जाने के लिए एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है. ऐसे करते हैं तो आता है ना, जब हम थूक निकलते हैं, अभी कल भी बताया था. तो जब क्या होता है, तो एक ऐसे नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई देता है ना, तो वो क्या है, वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है. ठीक है, तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इसी की वजह से फूड जो है वो नीचे जा पाता है. मैं आपको बताता हूँ, बूढ़े लोगों में ना कई बार आपने देखा होगा कि उन लोगों का इलाज चल रहा होता है, यहाँ पे ना इस तरफ एक कट लगा के पाइप लगाया होता है. देखा ना भी किसी लोगों को ऐसे. तो उन लोगों की क्या होती है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी एक्चुअली खाने में कोई इशू नहीं है उनको, उनकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वीक हो जाती है, तो वो निगल नहीं पाते हैं खाने को. ठीक है, तो बहुत या तो पतला पतला लिक्विड खाना दिया जाता है उन्हें, जो कि अपने आप अंदर चला जाए, निगलना ना पड़े. ठीक है, या फिर उनको इस तरीके से फूड पाइप के मतलब फूड पाइप में ऐसे एक एडिशनल पाइप दे करके उनको खाना देना पड़ता है. ठीक है, तो इस तरीके से ओल्ड एज में ये इशू आ जाता है. इसके बाद में यहाँ से जो है वो मतलब कि खाना नीचे गया. ठीक है, इसके अंदर एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी, एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या बताया था कि भाई फूड पाइप जो है वो तो सिर्फ ईसोफेगस हो गया, जो कि फूड को मुंह से लेकर के कहां तक ले जा रहा है, हमारे स्टमक तक ले जा रहा है. बट स्टमक के बाद होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर के रेक्टम, एनस तक, ठीक है, मतलब बॉडी से बाहर निकलने तक का फूड का जो ये पूरा सफर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि भाई अगर फूड हमारा यहाँ से निकल करके पहुंचेगा कहाँ पे, स्टमक में पहुंच जाएगा. तो स्टमक में पहुंचने के बाद में फूड के साथ क्या होगा, तो स्टमक पे पहुंचने के बाद में फूड के ऊपर गैस्ट्रिक जूसेस एक्ट करेंगे. गैस्ट्रिक जूसेस क्या है, गैस्ट्रिक जूसेस बेसिकली हमारे स्टमक के अंदर कुछ स्पेशल जूसेस होते हैं या फिर उनके कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड का डाइजेशन का काम शुरू कर देते हैं. उनका काम क्या है, जैसे 3 तरीके के गैस्ट्रिक जूसेस बताया गया था. सबसे पहले बताया गया था कौन सा, HCl होता है. HCl क्या करता है, HCl का काम होता है, 2 काम होते हैं HCl के. ठीक है, कौन से 2 काम होते हैं, याद है, किसको याद है? एक काम तो जर्म को मारना. ठीक है, कि जैसे ही फूड जो है वो एसिड के पास पहुंचेगा, हमारा फूड जैसे ही एसिड तक पहुंचेगा, उसके अंदर जो भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस होंगे वो मर जाएंगे. याद रखना है वही कि भाई कोरोना के टाइम पे गर्म पानी पीने को इसीलिए बोलते रहे, ताकि अगर गले में बैक्टीरिया हो, वायरस हो, तो वो पेट में चला जाए और मर जाए. ठीक है, दूसरा काम क्या करता है, नहीं एसिड का ही दूसरा काम क्या था, मतलब ये जो HCl है इसका दूसरा काम क्या था, तो इसका दूसरा काम ये था कि ये फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. याद कर लो. ठीक है, ये फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. क्यों? क्योंकि अगर वो फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं करेगा तो जो पेप्सिन है, दूसरी चीज है पेप्सिन, जिसका काम है क्या, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, वो प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा. क्योंकि पेप्सिन क्या बोलता है कि भाई मुझे तो फूड एसिडिक ही चाहिए. अगर फूड एसिडिक नहीं होता तो उसका ब्रेक डाउन वो नहीं कर सकता, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता. तो इसीलिए फूड को चाहिए क्या, एसिडिक चाहिए हमारे को. तो उसको एसिडिक कौन करता है, HCl. क्लियर है. नेक्स्ट अप म्यूकस. अब इतना खतरनाक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर रिफ्लेक्स हो रहा है, पेट के अंदर रह रहा है, तो वो उससे तो हमारी पेट की इनर लाइनिंग जल जाएगी, पेट हमारा जल जाएगा, हम खुद जल जाएंगे. तो उससे हमें बचाता कौन है, म्यूकस. ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस ने एक इनर लाइनिंग बना रखी है, मतलब एक समझ लो एक लेयर लगा रखी है. ठीक है, किसके अंदर, हमारे स्टमक के अंदर. हमारे स्टमक के अंदर एक लेयर लगा रखी है चारों तरफ, जिससे कि हमारा स्टमक जो है वो जलता नहीं है और ये एसिड से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता.
ठीक है, यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो अब ये इतना ही किया था। अब नेक्स्ट आगे क्या है, आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, कैसे होता है, उसको आगे समझिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है बेसिकली, मतलब ये समझ लो कि फूड का जो एक्चुअल डाइजेशन होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहां पर अलग अलग ऑर्गन्स अपने जूसेस छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स, कौन कौन से, जैसे कि लिवर। लिवर क्या करता है, लिवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल। अब ना देखो, ऐसे समझो कि आपको ना, जैसे आपने बाकी सब ऑर्गन्स के बारे में बहुत कुछ सुना होगा भाई। किडनी के बारे में आप जानते हो, क्लियरेंस करती है, बॉडी को साफ रखती है। ठीक है भाई, हार्ट का हमें पता है कि भाई ब्लड पंप करता रहता है, वो पंप नहीं करेगा तो हम गए। ठीक है, आपको जो है वो स्टमक का पता है, डाइजेशन करता है, इंटेस्टाइन का पता है, डाइजेशन करता है। लेकिन आपने ज्यादातर ना लिवर के बारे में सुना नहीं होगा कि लिवर क्या काम करता है। बट टू योर शॉक, लिवर ही जो है वो बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो लगभग 10,000 प्लस फंक्शंस करता है। ठीक है, 10,000 से भी ज्यादा फंक्शन करता है। और कमाल की बात यह है कि लिवर कभी अगर बंदे का खराब हो जाए ना, तो चाहे वो पूरा बंदा बिल्कुल ओके हो, लेकिन वो बंदा बिल्कुल मतलब ऐसी हालत में हो जाएगा कि उसकी बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाएगी। मतलब ऐसा आपको लगेगा कि भाई बंदा अभी तो बिल्कुल ठीक था, अभी खराब हो गया। क्यों? क्योंकि लिवर लगभग 10,000 से प्लस फंक्शन करता है। आपका मेटाबॉलिज्म के बारे में आपने सुना होगा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग होते हैं खूब खाते हैं, लेकिन उनको बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, हम जो फूड खा रहे हैं वो इमीडिएटली डाइजेस्ट होकर के क्या हो रहा है, उससे एनर्जी बन रही है। दिस इज सिंपली मेटाबॉलिज्म। ठीक है, लेकिन जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म खराब होता है, इसका मतलब क्या है कि वो लोग जो फूड खाते हैं ना, वो फूड इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन वो एनर्जी नहीं बन पाती उसकी। अब अगर उस फूड की एनर्जी नहीं बनेगी तो क्या होगा, वो फूड ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी में पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से मोटापा आएगा। तो आसान भाषा में, जिन लोगों का जो है वो मेटाबॉलिज्म खराब होता है ना, मतलब उनका एक्चुअल में सबसे बड़ा इशू क्या है, उनका लिवर। ठीक है, उनका लिवर उनकी इशू है। ठीक है, सबसे बड़ा इशू उनका वही है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स खराब है, उनका मेटाबॉलिज्म खराब है। ठीक है, इसके बाद में और क्या काम करता है, इसके अलावा आप देखो कि बॉडी को जितने भी, मतलब कि आप कह सकते हो कि एंटीबॉडीज चाहिए, हम जितने भी एंटीबॉडीज देते हैं वो सभी जो है वो लिवर पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो मतलब कि बहुत तरीके से बहुत काम करता है। ठीक है, आप कभी घर पे जाकर के सर्च करना फंक्शंस ऑफ लिवर, तो यू विल शॉक टू गेट कि भाई कितने काम करता है लिवर जो है वो मतलब बहुत काम करता है हमारी बॉडी के लिए। तो लेकिन अभी हमारे डाइजेशन प्रोसेस के हिसाब से लिवर एक काम करता है, विच इज कि वो बाइल सिक्रीट करता है। ठीक है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। ठीक है, ये बाइल जूस क्या काम करता है, तो ये बाइल जूस आगे इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरे जो है वो इसके अंदर जो है वो मतलब आगे इसके फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, वैसे देखो, लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स, ये लिखा हुआ है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, इसको लिखा हुआ है कि बाइल जूस ने क्या करा, एमल्सिफिकेशन किया। ठीक है, एमल्सिफिकेशन किया, जिससे कि वो क्या बन गया, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो अभी मैंने बोला ना कि भाई इसका जो मेन काम ही होता है वो यही होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, हमारे मोटापे को कम करना। ठीक है, तो मोटापा कम कैसे होगा भाई, अगर फूड के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या है, मतलब फैट के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। अब आपको नहीं, हम तो जो घी खाते हैं या रिफाइंड खाते हैं उसमें बहुत छोटे टुकड़े होते हैं, लेकिन वो छोटे टुकड़े भी हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़े हैं डाइजेस्ट करने के हिसाब से। तो उन बड़े टुकड़ों को बाइल जूस क्या करता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, ताकि उनका डाइजेशन आसान हो सके। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, कि बाइल जूस का फंक्शन समझ में आया, क्या करता है, तो बाइल, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में कि एमल्सिफिकेशन समझाओ, तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता ये किस चैप्टर का है, क्योंकि ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक तो पढ़ा नहीं है। तो याद रखना, एमल्सिफिकेशन क्या होता है, एमल्सिफिकेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस से बाइल जूस क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में बदलता है। ठीक है, उस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसके अलावा ठीक है, तो लिवर ने क्या किया, लिवर ने सिक्रीट किया बाइल जूस। ठीक है, जिससे कि ये काम हो गया। दूसरा क्या है, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज भी एक जूस सिक्रीट करता है जिसे पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। अब ये पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेस। ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिप्सिन और लाइपेस। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन का काम है कि जो प्रोटीन्स है उनको पेप्टोन्स में बदलना। ठीक है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलना, मतलब आसान भाषा में प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देना। ठीक है, अब आप कहोगे यार प्रोटीन को भी तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, प्रोटीन का एक काम
वो कौन कर रहा था? वो पेप्सिन कर रहा था। लेकिन पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता, वो बस उसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ता है पेप्सिन, और उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका है? यहाँ पे ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन इन प्रोटीन्स को क्या करता है? पेप्टोन्स में बदलता है, यानी कि उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। और दूसरा पैनक्रियाटिक जूस क्या है? लाइपेस। लाइपेस क्या करता है? लाइपेस जो है वो अभी आपको बताया था कि भाई बाइल जूस क्या करता है? एमल्सिफिकेशन करता है ना। बाइल जूस एमल्सिफिकेशन करता है, बड़े फैट के जो टुकड़े हैं उसको छोटे फैट के टुकड़ों में बदलता है। पर हम उन छोटे फैट के टुकड़ों को भी तो हमें चेंज करना है, उन छोटे फैट के टुकड़ों को भी तो हमें डाइजेस्ट करना है, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है कौन? ये लाइपेस, ठीक है। ये लाइपेस क्या करता है? उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है। अब आप कहोगे एक ही चीज को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कैसे बदला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझिए, ग्लाइसरॉल इज गुड फॉर आवर बॉडी, ठीक है, ग्लाइसरॉल इज गुड फॉर आवर बॉडी और फैटी एसिड्स आर बैड फॉर आवर बॉडी। अब आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं। आपने दूध पिया, ठीक है, दूध के अंदर फैट होता है ना, फैट, मलाई निकलती है तो फैट है। अब एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ आपने मोमोज खाए, ठीक है, उसके अंदर भी फैट है, ठीक है। अब दोनों के अंदर फैट था, आपकी बॉडी के अंदर ये दोनों चीजें कंबाइनली पहुंच गई। अब इसके अंदर में क्या हुआ कि जो फैट आपको दूध से मिला वो आपका गुड फैट है, ठीक है, वो आपका गुड फैट है। प्रोसेस उसका वही रहेगा, बड़े लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स होंगे उसको छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाएगा बाइल जूस द्वारा, फिर उससे क्या हो जाएगा? उससे बन जाएगा क्या? ग्लिसरॉल, जो आपका गुड वाला फैट था, जो आपने अच्छा फैट खाया, उससे क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल बन जाएगा, जो किस काम आएगा? आपकी मूवमेंट्स ठीक करने के लिए, ठीक है। अब जैसे आप समझो, आपने किसी से सुना होगा उसके ना गोडों की ग्रीस खराब हो गई, उसकी घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, सुना है किसी से बोलते हुए? तो वो ग्रीस क्या है एक्चुअल में? तो वो ग्रीस जो है वो इन्हीं चीजों से बनती है, ग्लिसरॉल से ही बनती है, ठीक है। तो ज्यादातर जो ग्रीस होती है वो ग्लिसरॉल से बनती है, वो ग्रीस नहीं होती है एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसे समझिए, जैसे कोई दो जॉइंट्स है, एक ये जॉइंट है और एक ये इसके अंदर ऐसे कप वाला जॉइंट है, मान लीजिए ऐसे करते हैं। तो अब आप खुद सिंपल सी चीज सोचिए, कोई भी दो चीज अगर आपस में ऐसे जुड़ी होगी, चाहे ये हाथ ही है, आपस में जुड़े रहे, अभी तो ऐसे ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए कर लूंगा, 10 मिनट के लिए कर लूंगा, 1 घंटे के लिए कर लूंगा, थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाएगा ना, मेरे ये हाथ जब मैं ऐसे खोलूंगा ना, यहाँ पे दर्द होने लग जाएंगी, होगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज जब भी कोई दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तो उनका, और ऐसे ऐसे करता रहो तो क्या होगा? दर्द होनी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि जब भी कोई दो सतह, जब भी कोई दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है, उस फ्रिक्शन की वजह से पेन होता है। तो क्या होता है, उस पेन ना हो, भगवान ने हमारे को इस तरीके से बनाया कि जो भी दो जॉइंट्स रखे हैं ना, उनके बीच में क्या डाला है? एक फ्लूइड डाला है। जैसे ये मान लो ये एक जॉइंट है, मतलब एक ये बोन है और एक ये बोन है, तो इन दोनों बोन्स को साथ में नहीं रखा, इन दोनों बोन्स के बीच में कुछ फ्लूइड डाला है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड होता है ना, ये फ्लूइड ग्लिसरॉल से बनता है, ठीक है। ये फ्लूइड को ग्लिसरॉल इसको न्यू करता रहता है। तो हम जितने अच्छे फैट खाएंगे, ठीक है, जितने अच्छे वाले फैट खाएंगे हम, वो सब क्या करेंगे? इसको बढ़ाएंगे। और जितने खराब वाले फैट खाएंगे उससे क्या बनेगा? फैटी एसिड, ठीक है, उससे फैटी एसिड बनेगा। और फैटी एसिड क्या करेगा? हमारे जो है वो जम जाएगा, हमारी बॉडी के जो फैट्स है ना, अब इसको भी समझ लो कि ऐसे कैसे मोटापा कैसे होता है। तो ये ना, जो जैसे मान लो ये बहुत सारी लेयर्स है फैट, किसकी? स्किन की बहुत सारी लेयर्स है। अब आपको पता है ना कि स्किन तो ये सिर्फ हमारी बाहर की ये नहीं है जो हमारे को दिख रही है, सिर्फ ये स्किन नहीं है, इसके नीचे भी अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसके क्या बोलते हैं? सबक्यूटेनियस लेयर्स, ठीक है, सबक्यूटेनियस लेयर्स। इन सबक्यूटेनियस लेयर्स के बीच में ना ये फैटी एसिड जाकर के बैठ जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी तोंद निकल आती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के द बॉटम ऑफ द स्टोरी इज कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट इन द बॉडी, गुड फैट एंड द बैड फैट। तो जो बैड फैट होगा वो फैटी एसिड बन जाएगा, जो गुड फैट होगा वो क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल, ठीक है। तो कुल मिला के, लेकिन ये कब बनेगा? ये बनेगा तभी जब पहले बाइल जूस इनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ेगा, तभी जाकर के लाइपेस उसको क्या कर पाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करेगा। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है? तो अब हमने ये समझ लिया, अभी हमने 2 फंक्शन समझ लिए कि लिवर क्या करता है और साथ ही में पैनक्रियाज क्या करता है, ये हमने समझ लिया। अब बात करते हैं भाई ये, अच्छा ये सब छोड़े कहाँ जाते हैं? तो ये इंटेस्टाइन में ही छोड़ता है। ये जो जूसेस छोड़ रहा है ना, बाइल जूस अपना, मतलब कि लिवर अपना बाइल जूस छोड़ रहा है, पैनक्रियाज अपने पैनक्रियाटिस जूसेस छोड़ रहे हैं, ये कहाँ पे रिलीज करते हैं? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही करते हैं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना भी तो कुछ होता होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिसे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स बोलते हैं। वो क्या काम करते हैं उनको ध्यान से समझिए। ये बना हुआ है
कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, फैट्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, ये तो अभी आपने देख ही लिया, और प्रोटीन्स को किस में चेंज कर देता है, अमीनो एसिड में। ठीक है, समझ में आया? तो ये बस ये कौन काम करता है, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर जो जूसेस होते हैं या फिर जो मतलब कि एंजाइम्स होते हैं वो इसको करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज ही होता है जो अल्टीमेटली रिएक्ट करता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जा रही है अंदर, ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट हो रही है, ग्लूकोज के साथ में। जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, एनर्जी बनेगी, और उसी एनर्जी की वजह से हम अपनी बॉडी के फंक्शंस कर पाएंगे। ठीक है, फैट का क्या बनता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ये अभी बता चुका हूं आपको कैसे। और दूसरा प्रोटीन्स का क्या बन जाता है, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स के अमीनो एसिड बनने का मतलब क्या है, हमारी जितनी भी मसल बिल्डिंग है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, अगर आपके परिवार में कोई मोटा व्यक्ति हो मेरे प्रकार से, ठीक है, तो उसको ये चीज समझाना। ऐसा होता है जब कोई बंदा ऐसे मोटा और से पतला होने का सोचता है ना, तो वो उसके दिमाग में सबसे पहला क्या आता है, मस्त खाना ही छोड़ देता हूँ, डाइटिंग, है ना। पर देयर इज टू थिंग्स, ठीक है, वन इज वेट लॉस, सेकंड इज मसल लॉस। ठीक है, अगर वेट लॉस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, होना चाहिए। पर अगर मसल लॉस हो गया ना, तो वो बंदा पूरी जिंदगी यही करता रहेगा, यार मैंने क्यों पतला होने का सोचा। ठीक है, क्यों, मैं आपको उसके पीछे का रीजन बताता हूं। तो साइंस क्या बोलती है कि आपको दिन में एटलीस्ट 1.2 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट का प्रोटीन इंजेक्शन लेना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कि अगर मेरा वेट 80 kg है, ठीक है, तो मुझे कम से कम दिन का इतने ग्राम 96 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, 96 ग्राम्स ऑफ है। अगर मेरा 80 kg वेट है, जैसे कि असल में है 80 kg वेट है, हाँ, तो अगर मेरा 80 kg वेट है तो मुझे इसका 1.2 टाइम्स, यानी कि इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे तो आ जाएगा ये 96। तो 96 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स मुझे लेने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इससे कम लूंगा ना तो क्या होगा, तो मेरा ना, मुझे ऐसा लगेगा मेरा वेट कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल मेरा वेट कम नहीं हो रहा होगा, मेरा मसल वेट कम हो रहा होगा। और मसल वेट कम होने का मतलब क्या है कि आपकी मांसपेशियां, यानी कि जो आपकी मसल्स हैं, उसके अंदर वीकनेस आ जाएगी। और वीकनेस आने से क्या होगा, अब आपको समझ में आता है ना कि भाई एक्चुअली देखो मसल्स होती क्या है, एक्चुअल में हमारी बॉडी की मूवमेंट कौन करता है, बोन्स नहीं करती, मसल्स करती है। कैसे, अब आप ना यहाँ पे ऐसे ऐसे इस जगह यहाँ पे हाथ लगाओ, हाथ रखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हाथ लगाओ, ठीक है, और अपने हाथ को ऊपर उठाना। ठीक है, यहाँ लगा के अपने हाथ को ऊपर उठाना, तो मसल में पुल फील हो रहा है कि मसल ऐसे ऊपर की ओर खींच रही है। ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है मसल में। तो एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होती है ना, वो बोन्स की वजह से नहीं, मसल्स की वजह से होती है। तो अगर आपका मसल लॉस हो जाएगा तो आपकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको इवन हिलने डुलने में भी परेशानी होने लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप बॉडी में क्या लेते रहे, प्रोटीन लेते रहे। और वो प्रोटीन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अगर है, हाँ, अरे मसल तो आपको बस प्रोटीन रिच डाइट लेनी है आपको। ठीक है, यू हैव टू टेक प्रोटीन रिच डाइट, आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर है। बस एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्मॉल सी चीज रह गई है, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि इसमें नहीं लिखी है, पर साइड में कहीं पर लिख देना। ठीक है, पेन निकाल के लिख लो कि ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। मान लो यही जो जा रही है यही स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर ना ऐसी 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 दोनों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब वो आपकी मर्जी, जो आप मानना चाहो। ठीक है, तो ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं विली। ठीक है, पेपर में आता है फंक्शन ऑफ विली। ठीक है, फंक्शन ऑफ विली आता है पेपर में, फंक्शन ऑफ विली। तो विली के दो फंक्शन है। ठीक है, ये लिखना हो लिख लेना क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो विली के दो फंक्शन होते हैं। एक तो क्या करता है कि जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है फूड के अंदर उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा क्या करता है, ये फूड को आगे बढ़ाता रहता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, जो फूड इसमें से निकलता है उसको आगे बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो दो काम करता है ये। ठीक है,
ठीक है, तो अब हमारा फूड निकल गया है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है ना, तो ये समझो कि लगभग 95% डाइजेस्ट हो चुका होता है, अब और उसमें कुछ बचा नहीं होता। लेकिन हमारी आदत क्या है, कभी नींबू निचोड़ते देखा मम्मी को क्या करती है, अगर मशीन से नींबू निचोड़ लेती है एक बार, तो दोबारा उसको 2-3 जब निकल गए तो 2-3 को इकट्ठे रख के फिर निचोड़ती है ना, कि कोई रस बच ना जाए, है या नहीं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी इज जस्ट लाइक आवर मदर्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या है, इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन है कि जो बचा कुचा, मैंने बोला 95% डाइजेशन हो चुका होता है, यानी कि 5% अभी भी उसमें न्यूट्रिएंट्स बचे हैं। तो वो जो 5% न्यूट्रिएंट्स बचे हैं उसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन है। फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो जो भी उसके अंदर एक्सेस वाटर या कोई भी बचे कुचे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर फूड को आगे भेज देता है, ठीक है। अब जो फूड है वो फूड नहीं बचा है, अब वो फूड क्या हो चुका है, बिल्कुल डिकम्पोज हो चुका है, बिल्कुल सड़ चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि उस फूड में अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, वाटर थे, मिनरल थे, सब कुछ हम निकाल चुके हैं। तो अब फूड क्या है, अब फूड वेस्ट हो गया है, वेस्ट की फॉर्म में है। तो वो कहां पहुंच जाता है, रेक्टम के अंदर, ठीक है। अब ये रेक्टम क्या है, तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने की जगह है उसको रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल को जो स्टोर करने की जगह, जहां पर वेस्ट मटेरियल स्टोर रहता है, उसको रेक्टम बोलते हैं। तो ये रेक्टम में जाकर के स्टोर हो जाता है, और जब ज्यादा स्टोर हो जाता है देन वी फील प्रेशराइज, ठीक है, हमें प्रेशराइज फील होता है, ठीक है। एंड देन थ्रू एनस हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इजेशन कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द राइट वर्ड, इजेशन, ठीक है, इजेशन, ये वर्ड याद रखना। ये मैं बताता हूँ, याद रहता नहीं, मैं क्या लिख कहते हैं, देन वी टेक आउट द फूड, वी स्पिट द फूड, ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं। तो दिस इज द राइट वर्ड, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एनस वी इजेशन, वी डू द इजेशन एंड टेक्स द फूड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो उसके बाद में फूड को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका पूरा खाने से लेकर के और पचा करके निकालने तक का प्रोसेस यहाँ पर पूरा हो गया। क्लियर है जी। So if you have any doubt, you can always ask us in the comment section. Thank you so much.